Before starting the video, I would like to tell you something about IBPSguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ibpsguide.com. Now let's move towards our video. Hello friends, welcome to IBPS Guide. So I'm here with the next set of English questions for you all. So in today's lecture, we will be solving a passage, or you can say reading comprehension. So rules, there are no rules, but you have to read the passage carefully and answer the questions. So let's begin with our passage. So a person can have income from various sources. I will be teaching you both in English and Hindi. So easy रहेगा आप लोगों के लिए, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी भी समझ सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश भी. So एक पर्सन जो होता है उसके इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं. For calculating tax on income, first it is necessary to ascertain the source from where the income arises. So if we have to calculate the tax on income of an individual, first we have to ascertain means that we have to make sure which is the source of that particular income. So अगर हमें किसी की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है तो हमें पहले ये पता लगाना होगा कि वो उस इनकम का सोर्स कहाँ पे है. दिस इज बिकॉज डिफरेंट इनकम इज टैक्स एट डिफरेंट रेट्स. तो ऐसा क्यों? क्योंकि हर इनकम जो है वो अलग अलग रेट्स पे टैक्स की जाती है. कोई इनकम किसी टैक्स पे की जाती है, कोई इनकम किसी टैक्स रेट पे टैक्स होती है, इस तरह से. इसलिए सोर्स पता लगाना जरूरी है. नाउ व्हाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम, द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द हेड ऑफ इनकम टू विच द इनकम बिलोंग्स. तो अगर हमें टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करनी है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें जो इनकम जिस इंसान को बिलोंग कर रही है, जिस इंसान के पास जा रही है, उसका पता लगाना होगा. ओके. नाउ द सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज क्लासिफाइड द सोर्सेज ऑफ इनकम अंडर सेपरेट हेड्स. अब जो इनकम टैक्स एक्ट या आईटी एक्ट भी बोलते हैं हम 1961 की, उसने इनकम को अलग अलग हेड्स में, उसके सेक्शन 14 में जो है अलग अलग हेड्स में हमने इनकम को सेपरेट कर रखा है, अलग अलग उसको क्लासिफाई कर रखा है. In other words, according to Income Tax Act, income of an individual is classified into various categories. तो अगर दूसरे शब्दों में हम देखें तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो एक इंडिविजुअल की इनकम है उसको हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. According to the Income Tax Act, income from salaries is the head which assimilates any remuneration which is received by an individual in terms of services provided by him based on a contract of employment. तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जैसे इनकम फ्रॉम सैलरीज एक ये हेड है, एक ये हेडिंग बना दी है. इसमें क्या है? इट एसिमुलेट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमुलेट्स? एब्जॉर्ब और इंटीग्रेट. इट इंटीग्रेट्स एनी रिम्यूनरेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिम्यूनरेशन? इट इज मनी पेड फॉर अ सर्विस और वर्क. अगर हम किसी काम के लिए किसी को पैसा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिम्यूनरेशन. और एसिमुलेट मतलब आत्मसात करना या इंटीग्रेट करना. तो इस इनकम फ्रॉम सैलरीज हेडिंग में क्या चीज है? कोई भी रिम्यूनरेशन विच इज रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे किसी एक इंसान को जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है उसका इनकम उसे मिल रही है, उसका रिम्यूनरेशन उसे मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज. Now this amount qualifies to be considered for income tax only if there is an employer-employee relationship between the payer and the payee respectively. तो ये अमाउंट जो है वो इनकम टैक्स के लिए जब भी क्वालिफाई कर सकता है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है पेयर और पेई के बीच में. पेयर मतलब जो पे कर रहा है और पेई जिसको इनकम मिल रही है. अगर उसके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप है तभी ये इनकम टैक्स के लिए क्वालिफाई करेगा. ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है. Next is section 17 clause 1 of the Income Tax Act gives an inclusive definition of salaries. Inclusive मतलब सब चीजों को एक साथ मिला के जो देता है comprehensive तरीके से. तो सेक्शन 17 क्लॉज 1 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें सैलरीज की डेफिनेशन दी हुई है इंक्लूडिंग वेजेस जो हमें काम के लिए मिलता है, एन्युटी और पेंशन. एन्युटी का मतलब होता है फिक्स सम ऑफ मनी पेड टू समवन ईच ईयर फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. पेंशन की तरह ही होता है, वार्षिकी जिसको बोलते हैं. तो हर साल मतलब हर साल मिलता है उसको उसकी पूरी लाइफ जब तक वो जिंदा है जब तक. तो उसको हम बोलते हैं एन्युटी या पेंशन या ग्रेच्युटी.
Gratuity is sum of money paid to an employee at the end of period of employment. एम्प्लॉयमेंट पीरियड खत्म होने के बाद किसी भी एम्प्लॉय को जो मनी मिलती है, जो सम ऑफ मनी मिलता है, वो बोलते हैं हम ग्रेच्युटी. देन फीस, कमीशन, perquisites or profits. What is perquisites? Perquisites is benefit which one enjoys or is entitled to an account of his or her job. तो जॉब की वजह से जो आपको बेनिफिट मिलता है उसको हम बोलते हैं perquisites. तो इस सैलरीज की डेफिनेशन में सब चीज इंक्लूडेड है. और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, एडवांस ऑफ सैलरी, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, लीव एनकैशमेंट. एनकैशमेंट मतलब जब हम चेक या बॉन्ड को रुपए में कन्वर्ट करा लेते हैं, पैसे में कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनकैशमेंट, मनी. देन कॉम्पनसेशन एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा. तो ये सब चीज इस सैलरीज वर्ड में इंक्लूडेड है. Now income tax deduction offer a gamut of opportunities for saving tax for the salaried class. What is the gamut? Gamut is complete range. तो इनकम टैक्स जब डिड्यूस किया जाता है, जब कम किया जाता है, काटा जाता है, तो उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि जो सैलरीड क्लास है वो किस तरह से टैक्स जो है वो सेव कर सकता है. With the help of these deductions and exemptions, and one could reduce his or her tax substantially. तो इन डिडक्शंस और एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन मतलब छूट देना किसी चीज में, तो इन डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस की वजह से एक इंसान जो है अपना टैक्स रिड्यूस कर सकता है एक अच्छे अमाउंट में, टू अ ग्रेट एक्सटेंट. सब्सटेंशियली मतलब टू अ ग्रेट और सिग्निफिकेंट एक्सटेंट. ठीक है. देन a salaried individual having a rented accommodation can get the benefit of HRA, that is house rent allowance. तो अगर एक इंडिविजुअल सैलरीड है, उसको सैलरी मिल रही है और उसके पास एक रेंटेड अकोमोडेशन है, रेंट पे रह रहा है वो, तो उसे HRA का फायदा मिलेगा, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस का. Now this could be totally or partially exempted from income tax. तो इसको हम इनकम टैक्स या तो पूरी तरीके से या थोड़ा सा जो है इसको छूट दे सकते हैं इनकम टैक्स से. However, if you aren't living in a rented accommodation and still continue to receive HRA, it will be taxable. लेकिन अगर आप किसी रेंटेड अकोमोडेशन में नहीं रह रहे हो और उस आपको अभी भी HRA दिया जा रहा है, तो वो HRA जो है उस पर टैक्स जरूर लगेगा. ठीक है. Then, while presenting the Union Budget 2018, Finance Minister announced a standard deduction amounting to rupees 40,000 for salaried employees. तो यूनियन बजट जब आया था 2018 का, तो उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है अरुण जेटली, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 40,000 रुपए का डिडक्शन किया जाएगा, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन तय कर दिया था. This deduction has been introduced in lieu of transport allowance and medical reimbursement, which were earlier allowed to the employees. तो ये डिडक्शन किसके बजाय दिया जा रहा था उनको, कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रीइंबर्समेंट. रीइंबर्समेंट मतलब एक्शन ऑफ रिपेइंग अ पर्सन हु हैज स्पेंट और लॉस्ट मनी, भरपाई करना जिसको हम बोलते हैं. तो उसके बजाय ये अब अर्ली जो पहले दिए जा रहे थे, अब उसकी बजाय ये किया जाएगा. ठीक है. Then salaried employees can avail exemption for a trip within India under leave travel allowance. अब जो salaried employees हैं उन्हें एक और छूट मिल सकती है कि अगर वो इंडिया के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं लीव ट्रैवल अलाउंस में, तो उनको वो एग्जेम्पशन मिल सकता है. एंड एग्जेम्पशन इज ओनली फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन अ ट्रिप. ये एग्जेम्पशन भी सिर्फ उस ट्रिप में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है ना, उसके लिए दिया जाता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं. Then medical insurance deduction is a deduction provided for medical expenses. तो आपका कोई भी मेडिकल खर्चा हुआ है तो उसके लिए जो डिडक्शन दिया जाता है आपको, वो होता है मेडिकल इंश्योरेंस डिडक्शन. द लिमिट फॉर दिस डिडक्शन इज ₹25,000. तो मेडिकल डिडक्शन की कितना है लिमिट? 25,000 फॉर प्रीमियम्स पेड फॉर सेल्फ और फैमिली. या तो खुद के लिए किया है या फैमिली के लिए आपने जो भी प्रीमियम पेड किया है उसमें 25,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा. ये लिमिट रहती है. नाउ for premiums paid for parents who are senior citizens, one can claim a deduction up to ₹30,000. तो प्रीमियम ऐसे पेरेंट्स के लिए जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए अगर हम प्रीमियम पे करेंगे तो उसमें आपका डिडक्शन कितना आ सकता है? आप 30,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो. Now another key tax saving tool for the salaried employees is the interest paid on the home loans. दूसरा एक और तरीका है जिससे टैक्स सेव कर सकते हैं सैलरीड एम्प्लॉयज, वो है कि होम लोन्स पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो. Homeowners have the option to claim up to Indian rupees 2 lakhs as a deduction for interest on home loans for a self-occupied property. तो जो होम ओनर्स है उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो लगभग 2 लाख रुपए का क्लेम ले सकते हैं एज अ डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट पे डिडक्शन का वो 2 लाख का क्लेम ले सकते हैं होम लोन पे, खुद की ऑक्यूपाइड कर रखी है अगर उन्होंने वो प्रॉपर्टी. तो इनकम टैक्स प्रोवाइड्स एग्जेम्पशंस फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन्स ऑल्सो. एजुकेशन लोन्स पे भी जो इंटरेस्ट आता है उस पे भी एग्जेम्पशन प्रोवाइड करवाती है हमारी IT एक्ट. देन
Section 80G of the IT Act 1961 offers income tax exemption to an assessee who makes donations to charitable organization. अगर एक assessee है जो donation कर रहा है charitable organization को, what is assessee और who is assessee? Assessee is an individual who is liable to pay taxes to the government. जो pay tax करता है, जो tax pay करता है sorry government को, उसको हम बोलते हैं assessee. तो जो 1961 की हमारी आईटी एक्ट है उसके सेक्शन 80G में ये भी है कि एक असेसी जो डोनेशन कर रहा है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, उसको इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, उस पर उसको छूट दे दी जाती है. ठीक है. नाउ सेक्शन 80TTA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑफर्स अ डिडक्शन ऑफ INR 10,000 ऑन इनकम अर्न्ड इन द फॉर्म ऑफ बैंक इंटरेस्ट. तो दूसरा सेक्शन एक और 80TTA ये क्या करता है, इसमें हम 10,000 रुपए तक का डिडक्शन जो है वो करवा सकते हैं. कैसी इनकम के? जो हमने बैंक इंटरेस्ट के रूप में कमाई है. Now another category under which income tax act has classified the individual's income as income from house property. एक दूसरी और कैटेगरी है जिसमें इनकम टैक्स एक्ट में जो इंडिविजुअल की इनकम को जिसमें क्लासिफाई किया गया है, एक और इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. Now this head covers rental income arising from letting out a house property. Suppose करो आपका एक घर है, आप एक में तो रह रहे हो, एक दूसरा घर है आपका जिसमें आपने उसको रेंट पे दे दिया है, तो उससे जो आपकी इनकम आ रही है वो इसमें इंक्लूडेड रहेगी. And if the property is not let out, then it is taxed on the basis of expected rent. तो अगर प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे नहीं दिया है तो फिर उसको किस बेसिस पे टैक्स किया जाता है कि आप इसका इतना रेंट लेते हैं, एक एक्सपेक्टेड रेंट पे. Now house property could be your home, an office, a shop, a building or some land attached to the building like a parking lot. तो वो हाउस प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकती है, आपकी दुकान हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, या कोई ऐसा लैंड का पीस हो सकता है जो आपके पार्किंग लॉट पे अटैच्ड है. Now the Income Tax Act does not differentiate between a commercial and a residential property. अब एक ये चीज है कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में डिफरेंशिएट नहीं करता है. एक प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है. Then under section 24 of the IT Act, you are allowed to make certain deduction from the net annual value of your house property. एक सेक्शन है 24 इन IT Act में, उसमें क्या है कि आपकी जो नेट एनुअल वैल्यू है आपकी हाउस प्रॉपर्टी का, उसमें भी आप कुछ डिडक्शन कर सकते हो, ये चीज अलाउड है. ठीक है. Then if the individual and his or her spouse have jointly taken a home loan, both can claim टैक्स एग्जेम्पशन टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. अगर एक इंडिविजुअल और उसके पति या पत्नी ने जॉइंटली एक होम लोन लिया है मिलके, तो दोनों जो है टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट है उस पे. There are a number of measures an individual can undertake to save tax on income from house property. तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स हैं जो एक इंडिविजुअल ले सकता है अगर उसे इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे से अपना टैक्स सेव करना है तो. If the assessee already has one property registered in his or her name, it is a good idea to register the second property in the name of individual's spouse or relative so as to avoid excess taxation. तो ये अच्छा रहता है कि अगर सपोज करो एक प्रॉपर्टी आपके खुद के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो अगर दूसरी प्रॉपर्टी आप खरीदते हो तो आप अपने पति या अपनी पत्नी रेस्पेक्टिवली, जैसे भी अगर आप पति हो तो अपनी पत्नी के नाम पे करा लो, पत्नी हो तो पति के नाम पे करा लो, या किसी रिलेटिव के नाम पे करा लो जिससे एक्सेस टैक्सेशन नहीं होगा. Then there is another head that is income from business and profession. So under which the income of an individual is classified. तो एक तीसरा हेड है हमारे पास income from business and profession, जिसके अंदर भी जो एक इंडिविजुअल है उसकी इनकम को हम क्लासिफाई करते हैं. The income taxable under this head is the difference between the revenue received on running the business and expenses incurred. तो अब हम जो बिजनेस रन कर रहे हैं, जो हमारे खर्चे हो रहे हैं उसमें, तो उसका और जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है उसमें जो डिफरेंस है वो इनकम टैक्स की जाती है इसमें. Section 29 says that the profits under the head profits and gains of business or profession are calculated in accordance with the provisions contained in section 30 to 44DB, which provide for the deductions to be made from gross income of the business. तो section 29 में एक बात कही गई है कि profits and gains of business or profession, इस heading के अंदर जो profits आते हैं उनको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. जो प्रोविजंस हमारे सेक्शन 30 से 44 डीबी में हैं, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम इसके प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं. और जो सेक्शन 30 से 44 डीबी में प्रोविजंस है वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड फॉर डिडक्शंस टू बी मेड फ्रॉम ग्रॉस इनकम ऑफ द बिजनेस. तो बिजनेस की ग्रॉस इनकम से जो जो ग्रॉस इनकम हुई है बिजनेस की, उसमें से जो डिडक्शंस होते हैं उसके प्रोविजंस इन सारे सेक्शंस में इंक्लूडेड हैं. Now these deductions are rent, rates,
taxes, repairs and insurance for building used for the purposes of the assessee's business, repairs, insurance premium paid in connection with plant, machinery, furniture, etc. which are used in businesses or profession, interest on borrowed capital. तो ये डिडक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? आप कोई रेंट पे कर रहे हो या कोई रिपेयर करवा रहे हो तो कोई टैक्स पे कर रहे हो, कोई इंश्योरेंस बिल्डिंग के लिए आपने करवाया है तो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, उसमें ये डिडक्शंस उन चीजों पे लगते हैं. ठीक है. देन कैपिटल गेन इज द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ अ कैपिटल असेट. तो कैपिटल गेन क्या होता है? अगर आप कोई कैपिटल असेट बेचते हो तो उससे जो आपको प्रॉफिट मिलता है, जो आपको मुनाफा मिलता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन. सो व्हाट इज अ कैपिटल असेट? इट इज इन्वेस्टमेंट्स लाइक शेयर्स और बॉन्ड्स. तो अगर आप कोई अपना शेयर बेच रहे हो, कोई बॉन्ड बेच रहे हो, उसकी वजह से जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन. The loss on the sale of such assets is treated as a capital loss. और अगर ऐसे asset पे loss हो गया तो उसको हम बोलेंगे capital loss. Now any profit or gain arising from transfer of capital asset held as investments are chargeable to tax under the head कैपिटल गेन. तो कोई भी प्रॉफिट या गेन हो रहा है अगर आप कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रहे हो जो आपने इन्वेस्टमेंट की तरह हेल्ड कर रखा था, अगर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो तो वो चीज चार्जेबल होगी और उसका जो टैक्स आपको भरना पड़ेगा वो कैपिटल गेन्स के अंदर भरना पड़ेगा. द गेन कैन बी ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गेन. अब ये गेन जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. अ कैपिटल गेन अराइजेज ओनली व्हेन अ कैपिटल असेट इज ट्रांसफर्ड. सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि एक कैपिटल गेन जब ही अराइज हो सकता है, जब भी हम भर सकते हैं तब जब एक कैपिटल असेट को हमने ट्रांसफर किया है. In India, the long-term capital gains on sale of listed securities exceeding rupees 1 lakh are taxed at 10% as per the Union Budget 2018, and the short-term gains they will be taxed at 15%. तो इंडिया में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं जिनमें 1 लाख रुपए से ऊपर की सिक्योरिटी को एक्सीड करते हैं जो, वो उनको हम 10% के हिसाब से टैक्स करते हैं और शॉर्ट टर्म गेन्स को 15% के हिसाब से. सो आई थिंक इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लियर हो गया होगा और सारा एक ओवरव्यू मिल गया कि ये आपका पैसेज है. Now we are going to solve 10 questions based on this passage. Okay, so the first question is, according to the passage, which of the following will be allowed as a deduction from the taxable income of the people who are engaged in business activities? तो business activities में जो लोग included हैं या involved हैं, उनमें जो उनकी taxable income है उसमें से इनमें से क्या चीज जो है वो डिडक्शन के लिए अलाउड रहेगी? Normal profit from general activities of the business, any other benefit may cash or not from the business. तो कोई भी benefit cash भी हो सकता है और नहीं भी, business से जो हो रहा है. तीसरा, profit from regular activities of the business, business की जो regular activities से आपको profit मिल रहा है वो. Then rent paid for business premises, business का जो premises है आपका जो पूरा ground है एक तरह से, उसके लिए जो आप rent पे कर रहे हो, या फिर profit from speculation business, business से जो आपका profit आ रहा है वो. So passage में क्या mention किया था कि that section 30 to 44 DB allow certain deductions from the gross income of the business that are rent, rates, taxes, repairs. तो rent वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि बिजनेस में हमारा 30 से 44 DB सेक्शन में यही लिखा हुआ है कि इन चीजों के लिए आपको जो है अलाउंस मतलब डिडक्शन जो है वो अलाउड रहेगा. अगर आप रेंट पे कर रहे हो किसी भी रिपेयर के लिए या किसी टैक्स के लिए या इंश्योरेंस के लिए किसी बिल्डिंग की, तो ठीक है. So correct answer will be D. Next question. According to the passage, which of the following deduction has been introduced recently in place of transport allowance? तो transport allowance के place पे कौन सा deduction हमने अभी 2018 के बजट में अनाउंस किया है? Donations to charitable organization, interest on education loan, standard deduction, medical reimbursement or interest paid on home loans. So it is clearly mentioned in the passage that while representing the Union Budget 2018, Finance Minister announced a standard deduction for salaried employees, and this deduction has been introduced in lieu of transport allowance and medical reimbursement. So इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि जो मेडिकल रीइंबर्समेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो पहले दिए जाते थे उनकी बजाय अब क्या किया जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन किया जाएगा. So C will be the answer. Then next question is, according to the passage, which of the following will be not be included in the salary? तो सैलरी में इसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? पेंशन, एडवांस सैलरी, ग्रेच्युटी, वेजेस या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो देखो पैसेज में क्या था हमारा
that the operating expenses will not be included in the salary as it is not mentioned in the passage. पैसेज में कहीं भी हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पढ़ा ही नहीं, पेंशन पढ़ा हमने, एडवांस सैलरी पढ़ा, ग्रेचुटी पढ़ा, वेजेस पढ़ा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहीं नहीं पढ़ा. सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the passage, which of the followings will not be considered as a category for the classification of individuals' income? तो जो हमने बहुत सारे हेड पढ़े कि इंडिविजुअल की इनकम को हम इस हेड के अंडर क्लासिफाई कर सकते हैं, इस हेड के अंडर क्लासिफाई कर सकते हैं पैसेज में, उसमें इनमें से कौन सा नहीं था? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं था, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हमारा लास्ट पोर्शन था, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन भी था, और इनकम फ्रॉम सैलरी भी था. सो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्ड ही नहीं था हमारे पैसेज में कहीं. सो करेक्ट आंसर विल बी दिस वन. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वाज नॉट इंक्लूडेड इन दिस पैसेज. हो सकता है होता हो, लेकिन इस पैसेज में नहीं है, इसलिए पहले ही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द पैसेज. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, which of the following statements is true in the context of the passage? तो सही वाला स्टेटमेंट हमें टिक करना है. First, if the individual and his or her spouse have jointly taken a home loan, both can claim tax exemption towards payment of principal and interest. बिल्कुल, ये लाइन हमारे लिखी हुई है पैसेज में, ये करेक्ट है. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज. तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, और हमने तो 3 या 4 ही कैटेगरीज पढ़ी. अभी हमने पिछले वाले जो क्वेश्चन उसमें देख ही ली, कैपिटल गेन, बिजनेस और इन सब से जो है, तो 4 पढ़ी हमने, तो ये 6 नहीं हो सकता. तो दिस इज रॉन्ग. इन इंडिया द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज एक्सीडिंग ₹2 lakh are taxed at 10% as per the Union Budget 2018. So this is a wrong statement because long term capital gain बिल्कुल 10% पे है, लेकिन exceeding ₹1 lakh है, 2 lakh नहीं. So this 2 should be replaced with 1. So ये भी गलत हो गया, और none of the above और all are true हो नहीं सकता. So correct answer हो जाएगा हमारा A. ठीक है. Then next is find the incorrect statement on the basis of given passage. तो passage के basis पे ही हमें इसमें से गलत statement choose करना है. First is the Income Tax Act does not differentiate between a commercial and a residential property. So मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करती है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है. Second, under section 24 of the Income Tax Act, you are allowed to make certain deduction from the net annual value of your house property. ये भी सही है, सेक्शन 24 में ही ये लिखा हुआ है कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी नेट एनुअल वैल्यू में आप कुछ डिडक्शन कर सकते हो. सो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है. Third, as per the Union Budget 2018, the short-term gains will be taxed at 15%. ये भी सही है, long-term gains का है 10%. Fourth, an individual's income from various sources will be taxed at same rate. This is wrong. हर, मैंने आपको बताई था, अलग अलग सोर्स, हमें सोर्स पता करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर अलग अलग सोर्स की अलग अलग टैक्स रेट होती है. So the D statement is wrong because it is mentioned in passage that for calculating tax on income, first it is necessary to ascertain the source from where the income arises because different income is taxed at different rates. So D will be the incorrect statement. So हमारा आंसर हो जाएगा D. Now next question is choose the word which has the same meaning as the word inclusive. So what is the meaning of inclusive? I have told you in the passage also. The inclusive is comprehensive, जो सब चीजों को एक साथ लेके चले. So slender मतलब जो कम होता है, gauzy मतलब thin या translucent जो भी हर चीज को साथ में नहीं होता, tapered भी कम की तरफ इशारा करता है, restricted जो सब चीजों को इन्वॉल्व नहीं करता है उसको हम बोलते हैं restricted. So comprehensive is the correct word, means wide, having wide range or it is complete. ठीक है, तो जिसकी बहुत ज्यादा रेंज है, वाइड रेंज है, या जो कंप्लीट है, जो कॉम्प्रिहेंसिव है, उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड पार्शियली. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियली? पार्शियली मतलब थोड़ा सा, जो कम होता है. सो अटरली, द मीनिंग ऑफ अटरली इज कंप्लीट और कंप्लीटली. एब्सोल्युटली इज ऑल्सो कंप्लीटली. एक्सट्रीमली इट इज एट द एक्सट्रीम एक्सटेंट, मतलब वो भी पूरा, एकदम पूरा पूरा आपने कवर कर लिया तो उसको बोलते हैं. मॉडरेटली इज जो थोड़ा बहुत आपने कवर किया है, और इनॉर्मसली का भी वही मीनिंग होता है जो अटरली, एब्सोल्युटली, एक्सट्रीमली का है, मतलब पूरा बहुत ज्यादा जो कवरेज होता है उसको हम बोलते हैं. सो मॉडरेटली इज पार्टली और इनकम्प्लीटली और पार्शियली. तो उसको ये हमारा हो गया सही मीनिंग. सेम मीनिंग पूछा है हमसे, यानी कि सिनोनिम पूछा है, सो इट इज मॉडरेटली. नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच हैज द अपोजिट मीनिंग एज द वर्ड सब्सटैंशियली। तो सब्सटैंशियली का ऑपोजिट बताना है। तो सब्सटैंशियली का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ सब्सटैंशियली इज कंसिडरेबली और सिग्निफिकेंटली। ठीक है, इट इज ऑपोजिट टू, किससे ऑपोजिट? सब्सटैंशियली मतलब होता है कंसिडरेबली या सिग्निफिकेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं कंसिडरेबल या सब्सटैंशियल। तो एक्सटेंसिवली का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो सब्सटैंशियली के बराबर हो गया। रेडिकली का मतलब भी वही हो गया, कंप्लीटली। देन मार्केडली का मतलब भी वही हो गया कि पूरा, एक तरह से पूरा सब्सटैंशियल कवरेज किया, पूरा मार्क्ड कवरेज किया आपने किसी चीज का। इम्परसेप्टिबली, इम्परसेप्टिबली का मतलब होता है ग्रेजुअल या थोड़ा कवरेज किया है, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। एप्रिशिएबली मतलब भी पूरा, काफी एप्रिशिएट, मतलब एप्रिशिएबल कवरेज किया है आपने, कब हम ये बोलते हैं तो आपने बहुत ज्यादा कवरेज किया है। सो ऑपोजिट वर्ड ये हो जाएगा, यानी कि इसका एंटोनिम। ठीक है, तो इम्परसेप्टिबली मीन्स दैट ग्रेजुअल और थोड़ा सा जो होता है कम। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच हैज ऑपोजिट मीनिंग एज द वर्ड एग्जेम्पशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जेम्पशन का मतलब बता दिया है कि इम्यूनिटी करवाना, इम्यूनाइज करना या उससे छूट दिलवाना उसको। तो एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्ट, तो ये भी एक तरह से अलग हो गया कि इससे अलग है ये। इंसर्शन, इंसर्शन मतलब किसी चीज को किसी चीज के अंदर डालना, इंसर्ट करना मतलब उसमें और भी ज्यादा उसको कवरेज देना। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, जैसे ये बॉक्स है, इसमें बहुत सारी बॉल्स रखी हुई है, उसके अलावा और भी एक चीज इंसर्ट करना, तो उसको हम बोलते हैं। देन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब किसी चीज से बचाना। एक्सक्लूजन भी वही चीज हो गई कि अलग करना। और सेग्रीगेशन ऑल्सो मेंट दैट एक्शन ऑफ सेटिंग समवन और समथिंग अपार्ट, किसी चीज को अलग करना, अलगाव जो होता है उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेट करना। तो इंसर्शन जो है वही है कि हम किसी चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग जो है वो इससे ऑपोजिट हो गया। ठीक है, सो इसके लिए भी आप लोगों को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अच्छी तरह से पढ़ने हैं। अगर कहीं भी कोई वर्ड देखो तो उसको जो है गूगल पे सर्च करो। गूगल पे जैसे ही उसको सर्च करोगे उसका मीनिंग आएगा, उसके सिनोनिम्स उसके सामने आएंगे, तो उन्हें भी एक बार जो है नजर से निकाल लो, जिससे आप लोगों को आपकी इंग्लिश जो है उसी से स्ट्रेंथन हो पाएगी। सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड होल पैसेज क्लियरली। कल हम एक नए सेट के साथ मिलेंगे इंग्लिश के। सो अगर आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और सब चीज़ समझ में आ रही है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे ऑन कर देना, उससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो अपलोड्स होंगे तो। ठीक है, और अगर आप लोगों को और भी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप ibpsguide.com जो साइट है www.ibpsguide.com, उस पर विजिट करके वहां पे बहुत सारी चीजें और भी देख सकते हैं। ठीक है, सो गाइज इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, हैव अ नाइस डे।